नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा ब्रेकिंग स्टूडियो से, और साथ ही में न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित शर्मा मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुमित, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद पुनीत आपका। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे का शराब के नशे में धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत हमें देखने को मिल रही है। और इसी वीडियो को लेकर लोकेंद्र पारासर ने ट्वीट किया और कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है और कार्रवाई की मांग बीजेपी लगातार इस पर कर रही है। साढ़े 10 बजे एक भाड़ा खड़ी रोड पर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी सूचना 100 नंबर को मिली। 100 नंबर मौके पर पहुंची, वहां पर चर्चा की तो आवेदक को थाने लेकर, जिसकी रिपोर्ट पर से 279, 294, 352, 184 MPT एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है और इसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इस वायरल वीडियो के बाद सियासत देखने को मिल रही है। पक्ष विपक्ष के यहां पर हम देख रहे हैं कि बयान सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीरता का विषय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कराड़ा जी के बेटे ने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है और लोगों पर आक्रमण किया है और शराब के नशे में धुत जिस प्रकार की जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और FIR तत्काल होकर के इसकी गिरफ्तारी हो। जिन लोगों पर आक्रमण हुआ वो लोग बेचारे किस प्रकार से परेशान हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का गुंडिज्म नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर ऐसे लोग स्वीकार नहीं किए जा सकते, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री कराड़ा के बेटे के वायरल वीडियो पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने अभी वीडियो देखा नहीं है, वीडियो देखने के बाद वो कुछ कहेंगे, लेकिन अगर अपराध किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उस वीडियो को देख ना लूं तब तक क्या करूं मैं, उसमें क्या करूं? खबरें तो पूरे वायरल, मामला भी दर्ज, खबर रहती है, मामला भी दर्ज हुआ, नशे में धुत होकर उन्होंने गाड़ी को टक्कर मारा और रोकने का प्रयास किया। अगर कोई अपराध किया तो देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस वायरल वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। बीजेपी की मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान भी आपने सुना। और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं वायरल वीडियो पर सियासत जारी है और कहीं ना कहीं पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के बेटे का ये वीडियो है, तो और भी सियासत होना लाजमी। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो वीडियो में जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है और साथ ही शराब के नशे में पूर्व मंत्री के बेटे रोहिताप सिंह जिस तरह से नजर आ रहे हैं, और जो व्यापारी है, ड्राई फ्रूट्स व्यापारी, उसका आरोप है कि 400 मीटर तक उसको घसीटा गया कार से, उसके जान पर बन आई थी। और उसके साथ ही विधायक के जो पुत्र हैं रोहिताप सिंह, उनके जो साथी हैं, उन 15 से 20 साथियों ने मिलकर उन पर हमला किया। तो व्यापारी ने जो अपनी घटना बताई, उसके तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई तो बनती है, पुलिस कार्रवाई भी करेगी। मगर देखने वाली बात है कि शराब के नशे में किस तरह से रईसजादे एक आम आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बोल तो जरूर रही है कि कार्रवाई होना चाहिए, मगर दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था को किस तरह से रईसजादे ठेंगा दिखाते हैं और इन पर इतनी देर लगती है कार्रवाई करने में। ठीक है जितेंद्र, अब हम देख रहे हैं कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तो कहा है कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस वीडियो को लेकर? कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा, हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि उन्होंने वो इसके पक्षधर नहीं है कि उन्हें बचाया जाए। उन्होंने कहा कि कानून को कोई भी तोड़ता है तो कार्रवाई होना चाहिए। पर उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बीजेपी के कभी ऐसे नेता हैं जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। उन्होंने नीमच की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिनेश कुशवाहा पर क्यों अभी तक रहम बरता जा रहा है। ऐसी कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है, इस पर सियासत भी गरमा रही है। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बात बड़ी खबर की, कांग्रेस से बड़ी खबर। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से तोड़ फोड़ की आशंका कांग्रेस के मन में बैठ रही है, क्योंकि पुराने नेताओं को साथ देने के लिए कमलनाथ
अपूर्व विधायक और पूर्व सांसद पूर्व जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखने वाले हैं। फोन कॉल के जरिए भी पुराने नेताओं से संपर्क साधने वाले हैं और चुनाव में पुराने नेताओं को सक्रिय बनाने के लिए कमलनाथ की तरफ से यह पहल की जा रही है। पार्टी में हाशिए पर गए नेताओं की पूछ परख बढ़ेगी। निकाय चुनाव सामने, पंचायत चुनाव सामने और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी पार्टी लगी हुई है और ऐसे में पुराने नेताओं को साधने के लिए कमलनाथ प्रयास करने में जुट गए हैं। पूर्व विधायक हों, पूर्व जनप्रतिनिधि हों, पूर्व सांसद हों, फोन कॉल के जरिए, पत्र के जरिए उनसे संपर्क साधा जाएगा और माना यह जा रहा है कि जो पार्टी में हाशिए पर नेता चले गए हैं उनकी पूछ परख अब बढ़ जाएगी। जो ऐसे नेता जो शायद घर पे ही बैठ गए थे कांग्रेस के और उनको लग रहा था कि उनको पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसे नेताओं को सक्रिय करने के लिए ये कोशिश और कवायद तेज हो चुकी है। छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, पूर्व विधायक हमारे परिवार के सदस्य और हम सब परिवार में भाईचारे के साथ इकट्ठे बैठ के इस प्रदेश के कुशासन को हटाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम। जब आप मध्य प्रदेश के दुर्घटनावश मुख्यमंत्री बन गए थे, जब चुनाव हो रहे थे, तो आपने कहा था कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दुर्घटनावश आप बन गए। उस समय आपको कांग्रेस के विधायकों की याद नहीं आई? जब कांग्रेस के विधायक जाते थे आपके पास कि साहब कुछ सड़क बनना है, नाली बनना है, हमारे यहाँ की समस्या का निराकरण करो, तो वो कहते चलो चलो चलो, भागो भागो, बजट नहीं है, बजट नहीं है। आज क्यों याद आ रही है? कुल मिला के कमलनाथ जी बुजुर्ग हो चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं, उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, आत्मचिंतन। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। अनुराग, पुराने नेताओं की याद पार्टी को आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता इसलिए गंवा दी, बीजेपी का तंज है कि सत्ता इसलिए गंवा दी ताकि पहले आपने पुराने नेताओं की पूछ परख नहीं की थी और अब फिर से याद आ रही है, लेकिन अब दाल नहीं गलने वाली। बिल्कुल, देखिए चुनाव आने को है, अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले निकाय और पंचायत के चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। घर जो नेता बैठ चुके हैं जिनकी पार्टी के अंदर पूछ परख नहीं हो रही थी, उन नेताओं की पूछ परख अब शुरू करने की तैयारी है। कमलनाथ हर एक पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखेंगे और फोन कॉल के जरिए भी उनका हालचाल जानेंगे। कोशिश इसी बात को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने नेता हैं उनको सक्रिय किया जाए और उनका सहयोग भी कांग्रेस पार्टी को स्थानीय स्तर पर खड़ा करने के लिए किया जाए। जो अभी तक सूची तैयार की गई है उसमें 245 पूर्व विधायक ऐसे निकल कर आए जो घर बैठे हुए हैं, जो पार्टी लाइन से हटकर अब किसी तरीके की सक्रियता नहीं निभा रहे। ऐसे 245 विधायकों को सक्रिय करने का प्लान जो है कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है। यानी कि कांग्रेस ये मान रही है अनुराग, इस जो पहल या कोशिश की जा रही है उसके जरिए ये तो साफ हो गया कि ये मान तो रही है कि ऐसे नेता जो पूछ परख नहीं हो रही थी अब पार्टी उनकी पूछ परख करेगी। यानी कि कुछ नेता नाराज थे। 245 की लिस्ट आप बता रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे? सुन रहे थे आप खबर को। संवादहीनता है कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष होते हुए कमलनाथ जी को अपने नेताओं से संवाद करने के लिए और वे अपने दल, अपनी विचारधारा से जुड़े हैं, इसके लिए पत्र लिखना पड़ रहा है। तो ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेसी किस अवस्था में जी रहे हैं और किस डर के साथ जी रहे हैं। और कांग्रेस मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में टूट रही है। राजस्थान में टूट रही है, महाराष्ट्र में टूट रही है, गुजरात में टूट रही है। अभी चिंतन हुआ था तो चिंतन का परिणाम आपने देखा था, तुरंत इधर पंजाब में कांग्रेस टूट गई, इधर निकल के गुजरात में लोगों ने छोड़ दी। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या सिर्फ ये पत्र लिखने से कांग्रेस टूटने से बच सकती है। 4 साल, 3.5 साल से जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए हों, जिनके सभी राज्यों में जो भी युवा तुर्क हैं उन सबको चुन चुन के निपटाया जा रहा है, बलि चढ़ाया जा रहा है ताकि सिर्फ गांधी परिवार का ही कोई युवा उनका नेतृत्व कर सके। तो ऐसे में कांग्रेसियों का टूटना फूटना स्वाभाविक है। मूल जहां पर जड़ है इस बीमारी की, उस पर काम ना करते हुए कांग्रेसी ऊपर से मलहम लगाने का प्रयास नहीं, लेकिन लगता है आपको आशीष जी कि ये जो प्रयास हो रहा है, ये कोशिश हो रही है, ये सफल हो पाएगी? फोन कॉल के जरिए बात करना या लेटर लिखना, जिनकी अभी तक उपेक्षा हो रही थी, सध जाएंगे वो सब?
देखिए, जो उपेक्षित हैं वे जानते हैं कि अब चुनावों की सुगबुगाहट है, इसलिए वो प्रासंगिक हो रहे हैं। वैसे कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने अभी तक जितने अभियान छेड़े हैं कांग्रेस में, वे सब प्रतीकात्मक रहे हैं। एक अभियान चला था, घर घर चलो अभियान, वो चलो चलो अभियान हो गया। कमलनाथ जी जहां जाते थे वहां पर दो नेता टूट जाते थे। कार चलो अभियान हो गया, कमलनाथ जी कार से आते थे और कार से ही निकल जाते थे। सोशल मीडिया वॉरियर अभियान, धन संग्रह अभियान, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ो अभियान, ये सब इनका नतीजा सिफर रहा कमलनाथ जी का। उसका कारण ये है कि कमलनाथ जी सिर्फ दिल्ली से बैठ के एक पर्यटक के रूप में मध्य प्रदेश आते हैं और राहुल गांधी को संदेश देने के लिए कि वे मध्य प्रदेश संभाल सकते हैं, सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से कोई प्रयास करते हैं। अपने नेताओं को साथ रखना या उनको प्रासंगिक बनाए रखना टेलीफोन कॉल से नहीं होता, पत्रों से नहीं होता। और जब पत्र और टेलीफोन कॉल की बात है तो ये स्पष्ट स्थिति दर्शाता है कि कांग्रेस की अवस्था कहां हो गई है। 245 नेताओं की लिस्ट कांग्रेस ने बनाई है, बीजेपी की नजर है क्या उन पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी विचारधारा के लिए काम करती है, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करती है और विचारधारा को मिलाने का भी काम करेंगे क्या उन लोगों से? सदैव भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत होती है अपने विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए। हमारे नेताओं ने जो काम किए हैं, जो गांव गरीब किसान के जीवन में परिवर्तन आए हैं, उनसे प्रभावित होकर जो कोई जुड़ना चाहेगा उसका स्वागत। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी ने खुद को कांग्रेसमय कर लिया है। देखिए, बीजेपी है, जो आता है वो बीजेपीमय होता है। और कांग्रेस सदैव ये याद रखे कि कांग्रेस तब भी टूटती थी जब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी और जनता दल भी नहीं था। कांग्रेस की टूटन तो 66 और 67 और उसके बाद 77 से लेके आज तक चली आ रही है। कांग्रेस ही जितने राज्यों में अभी गठबंधन किए हुए बैठी है, वे सब उन्हीं की पार्टी से छोड़े हुए नेता हैं। तो कांग्रेस का ये टूटना और जुड़ने का जो साथ है वो तो चोरी। अजय सिंह यादव साहब कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंह यादव साहब, ये प्रयास क्यों, मतलब पार्टी ये एक प्रकार से ये मान रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत सारे नेता, क्योंकि 245 नेताओं की लिस्ट बनी है जो जिनको हाशिए पर रख दिया गया था, अब चुनाव आ रहा है तो उनकी पूछ परख पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई नेता हाशिए पे नहीं होते, सभी नेताओं को उनकी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार और पार्टी की जरूरत के हिसाब से काम दिया गया है। ये भाजपा के नेता भ्रम फैलाते हैं, प्रपंच फैलाते हैं, अपनी पार्टी संभालते नहीं है। अजय विश्नोई, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन जैसे नेताओं को घर बिठा रखा है और कांग्रेस के नेताओं की चिंता करने निकल पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी असल में लेकिन पत्र लिखेंगे और फोन पर बात करेंगे कमलनाथ, इसके मायने क्या है? इसके लिए तो ये तो कवायद की जा रही है ना। देखिए, पत्र लिखना और फोन पे बात करना ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा होता है, ताकि अलग अलग नेताओं की क्षमताओं का उपयोग किया जा सके और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये पार्टी का बहुत अच्छा फैसला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्रिय करने का प्रयास है और ज्यादा से ज्यादा क्षमता के अनुसार कार्य लेने का प्रयास है। यानी कि सक्रिय करने का प्रयास तो उन्हीं के साथ किया जाता है जो निष्क्रिय हो। बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है, लेकिन पार्टी को चुनाव के लिए अलग अलग जवाबदारियां देना पड़ती हैं। जैसे अभी कमेटी बनाई जा रही है, रणनीति कमेटी, वचन पत्र कमेटी, ये सब चुनाव के हिसाब से तैयार की जाती हैं और जब चुनाव आता है तो इस तरह से जवाबदारियां दी जाती हैं। ये रूटीन चलने वाली प्रक्रिया है। अब क्योंकि 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश, चलिए आप कह रहे हैं कि रूटीन चलने वाली प्रक्रिया है, देखेंगे कि रूटीन चलने वाली प्रक्रिया जो है वो कितना रंग दिखाती है, प्रयास कितने रंग दिखाते हैं। शुक्रिया अजय जी। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अनुराग हमारे साथ जुड़े थे, अनुराग आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, नर्मदापुरम से बड़ी खबर बता रहे हैं, पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर जान दे दी। शहीद भगत सिंह कॉलेज में मरकन विश्वकर्मा नौकरी करता था, पचमढ़ी रोड पर किराए के मकान में रहता था और पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर ली। स्टेशन रोड थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फांसी क्यों लगाई, क्या इसके पीछे वजह रही, अभी कारण अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, उसमें नौकरी करता था ये युवक, जिसने परिवार समेत जान दे दी। अब वजह तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। कारण क्या है यह अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे, जहां ये काम करता था उनसे, रिश्तेदारों से, तमाम पहलुओं पर छानबीन करेगी ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। लेकिन पूरा परिवार एक साथ फांसी पर लटक गया। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
शैलेंद्र, नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर, पूरा परिवार एक साथ फांसी पर झूल गया, वजह बहुत बड़ी होगी जाहिर है। जी निश्चित तौर पर पुनीत, नर्मदापुरम के पिपरिया का पूरा मामला है और जो मकरन विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ फांसी पर झूले हैं वो शहीद भगत सिंह कॉलेज के कर्मचारी थे। तो उनके साथ उनकी पत्नी जो थी शशि विश्वकर्मा और बेटी निकिता विश्वकर्मा, तीनों ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। स्टेशन रोड पुलिस थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक सुसाइड नोट भी मिला है, आधे पेज का सुसाइड नोट है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कहीं कुछ जिक्र है सुसाइड नोट में? जी पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि अभी बीते दिनों में एक और उसी कॉलेज के जो लिपिक थे उन्होंने सुसाइड किया था और उसी सुसाइड से जुड़े हुए किन्हीं बातों का जिक्र किया गया है, पर पुलिस अभी पूरे मामले का खुलासा नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि पहले जांच कर लें, उसके बाद मामले का खुलासा किया जाए। चलिए ठीक है, बड़ी खबर पर नजर आप शैलेंद्र बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो एक पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, बेहद बड़ी वजह होगी निश्चित रूप से, लेकिन खुदकुशी करने जैसा कदम उठाना बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। टोक्यो गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, सीधी तस्वीरें आपको वहां दिखाते हैं। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी की बातचीत बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उसकी सीधी तस्वीर। जापान में हिंदुस्तानियों का दम, हिंदुस्तान का दम दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं टोक्यो और वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, तस्वीरें ली जा रही हैं, सम्मान किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें टोक्यो से। भारत से आए अन्य गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबों का जापान में रह रहे भारतवंशियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। देवियों और सज्जनों, अब हमारे गर्व का प्रतीक राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। आप सबों से अनुरोध है कि अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दें और इससे प्रेरणा लेकर अपने देश को गतिशील। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टोक्यो से। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं और जापान में हिंदुस्तानियों का दम नजर आ रहा है। मोदी मोदी के यहां नारे लगाए जा रहे हैं, तस्वीरें ली जा रही हैं और यहां इस वक्त राष्ट्रगान शुरू किया गया है। सभी सावधान की अवस्था में टोक्यो में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहां पर भारतीय समुदाय के जितने भी लोग हैं वे यहां पर मौजूद हैं और उनसे प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक बार फिर से। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो भारतीय समुदाय के लोग हैं हिंदुस्तानी परिधान में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कोई साफा बांधे पहुंचा हुआ है और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रगान चल रहा है और सावधान की अवस्था में यहाँ पर सभी भारतवंशी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। टोक्यो से ये सीधी तस्वीर हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर हैं और टोक्यो में पहुंचे हुए हैं जहां पर भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होने वाली है। जापान में हिंदुस्तानियों का दम दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें। भारत माता की, भारत माता की। जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से यहां बसे हुए हैं। जापान की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खान पान एक प्रकार से
आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है और इस दोनों का मिलन हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं। मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है। लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है, होता है ना। और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं। ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम आउट ऑफ द इममेमोरियल ईस्ट लाइक ए लोटस ब्लॉसमिंग इन ईजी ग्रेस, all the while keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung. यानी कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इन महापुरुषों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जापान के साथ हमारे संबंधों की गहराइयों को स्पष्ट करती हैं। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है।
भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश हैं तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। 21वीं सदी में भी भारत और जापान के इन सांस्कृतिक संबंधों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो काशी का सांसद हूं और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे जब काशी आए थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष, और जो मेरी कभी कर्मभूमि रही वो अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये ऐसी बातें हैं जो हमें कितनी निकट लाती है। यहां आप सभी जापान में रहते हुए इस ऐतिहासिक बंधन को और मजबूत बना रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। साथियों, आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। कोरोना से दुनिया के सामने जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो हमारे सामने है। और ये जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लगा था, वहां आया है,